कभी सोचा है मोबाइल, चार्जर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर बिना किसी फ्यूल के वो काम कैसे करते हैं? आखिर इनमें करंट अपने आप वायर में कैसे आ जाती है? इन सारी बातों को हम समझेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई फिजिक्स। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बिल्कुल बेसिक से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, बेसिकली इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, और दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद सेकंड है हमारा कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होती है। फर्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली किसी सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या होती है, एन नंबर है। हम बोल सकते हैं इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू है पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और इसे हम 5B से डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है इसे हम वेबर बोलते हैं, इसको हम W एंड B से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, और एक वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के आसपास होता है। मैक्सवेल इज द एसआई सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इस ग्राफ में हमने दिखा रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस दिए गए सरफेस से पास कर होती है, और दिस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जितनी दिए गए सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं उन्हें हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5E, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स 5E इक्वल टू होता है हमारे पास B.A। यहाँ पे B जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड A इज द एरिया ऑफ सरफेस। ओके, एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, देन यू कैन राइट, समझ सकते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ B and magnitude of A cos theta. Okay, here theta is the angle between magnetic field and surface. डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ एरिया। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, B इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास mL/(T⁻⁻²) अपान एम्पियर की यूनिट A सॉरी डायमेंशन एंड मीटर की डायमेंशन L हो गई। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन फॉर डायमेंशन ऑफ 5B यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mL/(T⁻⁻²) अपान A इंटू L। ओके, एंड एरिया का डायमेंशन यहाँ पे L², एंड फाइनली हमें मिलेगा mL² T⁻⁻² A⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ इट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होता है ये तब जनरेट होता है जबकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज कर रहे होते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज में परिवर्तन हो या उसमें कुछ चेंज हो तब हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है। ओके, तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे बेसिक फॉर्म फिनोमेना जो होता है, ये सबसे बेसिक फॉर्म जो
कॉन्सेप्ट है बस यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से हमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम इसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच एन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ओके, बेसिकली डिस्कवरी वो फैराडे एंड हेनरी ने किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हम 3 मेजर कंपोनेंट थे, जिसमें एक कॉइल था, कंडक्टिंग कॉइल था, सेकंड जो होता है एक गैल्वेनोमीटर, एंड थर्ड जो होता है वो एक मैग्नेट था। तो हमने कॉइल को इस गैल्वेनोमीटर के साथ ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया, और जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम जैसे इस कॉइल के पास लाते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी जब हम मैग्नेट को इसके करीब लाते हैं, सपोज हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो राइट की तरफ दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाए, यानी यहाँ से हम दूसरी तरफ ले आए, दूर ले जाए कॉइल से, तो जो डिफ्लेक्शन शो होगा, पर ये डिफ्लेक्शन जो होता है वो अपोजिट होगा, यानी अब वो लेफ्ट की तरफ शो करेगा। सिमिलरली अगर हम मैग्नेट के साउथ पोल को हम कॉइल के पास ले आए, यानी सपोज अगेन दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, लेकिन जब हम साउथ पोल को कॉइल के पास लाते हैं, कॉइल की तरफ लाते हैं, तो हमें डिफ्लेक्शन फिर से शो होता है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन अब राइट साइड की ना होकर लेफ्ट साइड में होता है। ओके, एंड सिमिलरली जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले आए तो हमें फिर से डिफ्लेक्शन दिखेगा, और वो डिफ्लेक्शन राइट साइड में दिखेगा। यानी मैग्नेट के पोलैरिटी चेंज करने पर जो होता है वो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाते हैं। अगर हम मैग्नेट को कांस्टेंट कर दें, यानी इसको स्टेशनरी कर दें, इसमें कोई मूवमेंट ना कराएं, तो हमें यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड से जो लाइन इससे पास करेंगी, दीज आर कॉल्ड बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी हम सीधा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस इज विधि जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने पर हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है। ओके, हम इसे लिख सकते हैं, when coil connected to the galvanometer and north pole of the bar magnet is pushed towards the coil। यानी हम बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ पुश करते हैं, यहाँ ले आते हैं, मूव कराते हैं, तो हमारा जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, एंड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, यानी ये शो कर रहा है कि कॉइल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, जब देयर इज नो करंट आर प्रेजेंट व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, ये यदि हम बार मैग्नेट को कांस्टेंट कर दें, यानी उसमें हम कोई मूवमेंट ना कराएं, कोई मोशन ना कराएं, तो हमें जो होता है उसमें कोई भी करंट शो नहीं होता, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं देखने को मिलेगा। एंड सेकंड जो होता है, व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इन मैग्नेट को हम कॉइल से दूर ले जाएं, यानी तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में शो डिफ्लेक्शन अपोजिट, अगर डिफ्लेक्शन शो होगा पर अपोजिट होगा पहले के। मोरओवर when the south pole of the bar magnet is moved toward or away from the coil, deflection of galvanometer are opposite to the observed with। सेम थिंग हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि जब हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तो हमें जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होता है वो भी चेंज जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, देन वी कैन से मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इज जनरेट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अभी हमने बताया कि जो मैग्नेट का हम मूवमेंट करा रहे हैं तभी हमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, यानी तभी हमें करंट मिल रहा है। अगर हम मूवमेंट करना बंद कर दें, यानी उसमें मोशन ना कराएं, तो हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि यदि हम मैग्नेट या कॉइल में से किसी एक को भी अगर मतलब मैग्नेट या कॉइल में से किसी एक को भी यदि मूव करें, यानी किसी एक में भी मोशन हो, तो हमें करंट फ्लो
मिलेगी, यानी हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी उसमें कुछ करंट फ्लो होगी। इसमें दो कंडीशन है, या तो हम मैग्नेट को कांस्टेंट रख के कॉइल को मूव कराएं या कॉइल को कांस्टेंट रख के मैग्नेट को मूव कराएं। इन दोनों केस में, इन बोथ केस में हमें जो होता है डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी उसमें करंट फ्लो करेगी। ओके, करंट को इंक्रीज करने में ये एक मेजर फैक्टर डिपेंड होता है, यानी हम नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स बढ़ाया जाए कॉइल्स के अंदर तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट में मिल रहा है वो बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स घटाने पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पे भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में, लेकिन ये जनरेशन में काम नहीं करता। यानी हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हो रही है वो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ तभी होगी जब हम मैग्नेट या कॉइल में एक में मूवमेंट, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ना कराएं तो हमारे पास जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, यानी हमें कोई करंट नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे the magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. ओके, यानी किसी भी दिए गए क्लोज सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो बेसिकली फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज में जो चेंज प्रेजेंट हो रहा है, जो चेंज दिख रहा है, उससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ यानी ईएमएफ, इसको हम स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव वाई अपॉन डी टी। ये माइनस साइन जो होता है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखाता है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू माइनस, इसमें सीधा इसमें इस तरह से और लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बी अपॉन हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ आर इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज लूप। ओके, नेक्स्ट है इन द केस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑन एन टर्न, यानी हम कॉइल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो हमारा n हो गया। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा हमारे पास E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव आई अपॉन डी टी। ईयर फाइव बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है हमारे पास बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, तो हम लिख सकते हैं माइनस एन डी बी इंटू ए अपॉन डी टी। This is the induced EMF formula. And for the induced current के लिए हम क्या induced current के लिए हम induced EMF अपॉन resistance. ओके, तो हम लिख सकते हैं I induced इक्वल टू EMF अपॉन resistance, यानी N अपॉन R D फाइव B अपॉन induced charge in circuit, यानी induced charge Q इक्वल टू चार्ज Q इक्वल टू होता है हमारे पास I इंटू टी। ओके, तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो दे रखा है वो हो गया N अपॉन R डी फाइव बी अपॉन डी टी इंटू डी टी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास चार्ज इक्वल टू जाएगा हमारे पास Q इक्वल टू N अपॉन R इंटू डी फाइव बी। ओके, दिस इज द स्मॉल डी क्यू। ओके, this is the induced charge. Here n is the number of turns in the coil, R is the resistance and phi v is the magnetic flux. Okay, हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 100 टन्स coils of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to the magnetic field which is equal to 5 into 10 power minus 5 Tesla. When the plane of the coil rotated by the 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल n इक्वल टू
800 and the area of the surface which is equal to 0.05 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी दे रखा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, एंड और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डेल्टा फाई इक्वल टू जाएगा हमारे पास एन बी इंटू ए कॉस, फर्स्ट दे रखा हमारे पास रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंड सेकंड दे रखा हमारे पास कोप्लानर एक्सिस यानी जो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री एंड सेकंड हमारे पास हो जाएगा एन बी ए इंटू कॉस 0। ओके, कॉस 90 डिग्री एंड 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन हमें मिलेगा हमारे पास माइनस एन बी ए कॉस 0 इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड सेकंड क्या फाइंड करने को बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू जाएगा हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टू रोटेट, टाइम टेकन टू रोटेट डेल्टा टी। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कितना निकला था, माइनस एन बी ए माइनस इंटू माइनस एन बी ए अपॉन डेल्टा टी। एन की वैल्यू हमारे पास 800, बी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इंटू एरिया हमारे पास दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर अपॉन चेंज इन टाइम जो रखा है वो 0.1 सेकेंड। ओके, कैलकुलेटेड एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू 0.02 वोल्ट यानी ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ कॉइल रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coils varies the time as phi b equal to 50 t square plus a, then the current in the coil at t equal to 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाइव ई अपन डी टी माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस डी अपन डी टी इंटू 5 इक्वल टू हमारे पास 50 टी स्क्वायर प्लस 4। इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 100 टी प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 100 टी, देन करंट इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू ई बाई आर यानी माइनस 100 टी अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास 400 ओम दे रखा है एंड टाइम टी इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दिस इक्वल टू माइनस 0.5 एम्पियर। Here minus sign is the represent the direction of the current. Okay, then option 1 is the correct option. Sorry.
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंडक्टेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।